हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल पाथवे पे। तो हम लोग विद्युत आवेश एवं क्षेत्र को देख रहे थे और आज उसका लेक्चर नंबर 7 है। तो अगर अभी तक आपने लेक्चर नंबर 1 से लेके 6 तक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप जाके उन सारे वीडियो को एक बार जाके वॉच कीजिए, तब आप लेक्चर नंबर 7 में आइए। तो इससे होगा क्या, इससे क्या होगा कि आपको जो है ये जो लेसन है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र जो है वो सही तरीके से आपका स्ट्रांग हो जाएगा। किसी भी तरह का अगर सवाल आपके एग्जाम में आता है तो आपसे सारा सवाल जो है बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, इसके पीछे कारण ये है क्योंकि आपने ईमानदारी से लेक्चर 1 से लेके जितना तक ये चलेगा सीरीज हमारा विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का, वो पूरे को मन से आपने अटेंड किए है तो आपसे एक भी सवाल छूटने वाला नहीं है। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें, ताकि हम आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी ये काम बनता है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, है ना। और इसको बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अब जब भी हम आपको वीडियो अपलोड करें तो आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही पहुंचे। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण के बारे में। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे विद्युत फ्लक्स के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण के बारे में कि ये होता क्या है। ठीक है, चलिए। तो उससे पहले एक टॉपिक हमारा बच गया था, वो क्या है, विद्युत क्षेत्र की भौतिक सार्थकता। तो विद्युत क्षेत्र की भौतिक सार्थकता क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा 2-4 लाइन देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला हमने बताया पॉइंट आपको कि भौतिकी में क्षेत्रपद सामान्यतः आकाश में स्थित सभी बिंदुओं पर भौतिक राशि के मान को बताता है। तो याद रखिए आप यहाँ पे कि अगर हम लोग बात करेंगे भौतिकी में कहने का मतलब फिजिक्स, है ना। तो भौतिकी में क्षेत्रपद का क्या होता है अर्थ, तो क्षेत्रपद का सामान्यता क्या होता है, तो ये होता है आकाश में स्थित सभी बिंदुओं पर भौतिक राशि के मान को बताता है ना। क्या बताता है, भौतिक राशि के मान को बताता है। कौन बताता है, तो हमारा जो पद है, कौन सा पद है, क्षेत्र। तो क्षेत्र पद है वो क्या बताता है, तो आकाश में स्थित जितना भी बिंदु है सभी बिंदुओं पर भौतिक राशि के मान को बताता है। कौन सा, बोलो, क्षेत्रपद। ठीक है, अब आगे देखिए, बोला हम जानते हैं कि आवेशों, यहाँ पे आवेशों होगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हमारा आवेशों होगा। हम जानते हैं कि आवेशों के निकाय के चारों ओर के आकाश में उत्पन्न क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे कि आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें विद्युत बल का अनुभव हो, तो उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे हम लोग, विद्युत क्षेत्र बोलेंगे, है ना। तो बोला है कि आवेशों के निकाय के चारों ओर का आकाश में उत्पन्न क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, इस विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को रखने पर बल का अनुभव करता है। हमने देखा था कि अगर Q आवेश है, जैसे ये एक आवेश है Q, तो इसके चारों ओर क्या होगा, एक क्षेत्र होगा। अगर इस क्षेत्र में अगर कोई दूसरा आवेश आ जाता है तो वो क्या करेगा, एक बल का अनुभव करेगा, है ना। वो कौन सा बल होता है, वो बल तुम्हारा होता है विद्युत बल, और वो कितना होता है, Q इंटू ई के बराबर, है ना। ये जो बल हम लोग लिखे हैं, बल का जो अनुभव करेगा वो बल का मान कितना होगा, तो बोलेंगे वो जो बल होगा हमारा वो हो जाएगा हमारा Q इंटू ई के बराबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके बारे में। और बोला है यह परीक्षण आवेश अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग बल अनुभव करता है, अर्थात स्थिति के साथ विद्युत क्षेत्र परिवर्तित होते रहता है। कहने का मतलब है कि जैसे ये हमारा एक प्लस Q आवेश है तो इसके चारों ओर क्या होगा, एक क्षेत्र होगा। तो ये हमारा इस प्लस Q आवेश का क्षेत्र है। अगर मान लो एक Q नॉट आवेश यहाँ पे है, तो Q नॉट आवेश यहाँ पे है तो एक बल का अनुभव करेगा। लेकिन अगर उस Q नॉट आवेश को अगर आप यहाँ पे लेके चले आइएगा तो भी बल का अनुभव करेगा। लेकिन याद रखना, यहाँ पे जो बल का अनुभव करेगा वो ज्यादा होगा और यहाँ पे जो बल का अनुभव करेगा वो कम होगा। कहने का मतलब है कि आप जितना उसके पास जाइएगा, है ना, तो बल आपको उतना ही ज्यादा लगेगा, और जितना उसके दूर रहिएगा बल जो है उतना ही कम लगेगा, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे हो गया ये कि स्थिति के साथ साथ अगर आप
ये जो तुम्हारा परीक्षण आवेश है जिसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, अगर हम लोग परीक्षण आवेश का स्थिति को बदलेंगे, पोजीशन को चेंज करेंगे, तो होगा क्या, उस पर जो बल लगेगा वो भी अलग अलग लगेगा, है ना। कहने का मतलब ये हो गया कि स्थिति के साथ साथ उसका जो बल है वो क्या होगा, बदलता जाएगा। तो इससे क्या समझ में आता है, इससे समझ में ये आता है कि अलग अलग पोजीशन पे, अलग अलग स्थिति पे विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन समझेंगे। बोला है बल सदिश राशि होती है ना। बल जो है हमारा कैसा होता है, सदिश राशि, इसीलिए हमारा जो विद्युत क्षेत्र है वो भी कैसा होगा, बोलो सदिश राशि। तो याद रखिए विद्युत क्षेत्र जो है वो कैसा राशि होता है, बोलो सदिश राशि होता है। ठीक है, चलिए आगे देखना। स्थिति सदिश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E R E है, तो उसमें स्थित परीक्षण आवेश एप्सिलॉन नॉट, है ना, एप्सिलॉन नॉट द्वारा अनुभव किया गया बल जो है वो कितना होगा, है ना। तो हम लोग यहां से उसको लिख भी सकते हैं क्या, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q/r²। ठीक है, तो यहाँ पे वो बल कितना हो जाएगा, ये विद्युत क्षेत्र का मान पूछ रहा है ना। स्थिति सदिश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो उसमें स्थित परीक्षण आवेश Q0, यहाँ पे परीक्षण आवेश जो है वो क्या होगा, बोलो Q0 द्वारा अनुभव किया गया बल जो है वो कितना होगा। तो बल का मान कितना होगा, F = Q × E के बराबर होगा। ठीक है, चलिए बोला यही विद्युत क्षेत्र की भौतिक सार्थकता है। तो भौतिक सार्थकता में हमने क्या देखा, तो जरा एक बार ध्यान से देखिएगा, फिर से स्लाइड को हम दिखाते हैं। सबसे पहले देखा हमने कि क्षेत्र पद का क्या अर्थ होता है, तो बोले हमने कि आकाश में स्थित जितना भी बिंदु है सभी पे भौतिक राशि के मान को बताता है कौन, क्षेत्रफल। दूसरा हमने देखा कि आवेशों के निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें हम लोग विद्युत क्षेत्र का अनुभव करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, सॉरी बल का अनुभव करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र। बोला फिर क्या बताया तुम्हें कि इस विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को रखने पर वो क्या करेगा, वो बल का अनुभव करेगा, और वो कितना बल का अनुभव करेगा, तो बोलेंगे Q × E के बराबर। ठीक है, दूसरा क्या है, बोला या नेक्स्ट क्या बताया हमने कि ये परीक्षण आवेश अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग बल का अनुभव करता है ना। कहने का मतलब है कि स्थिति के साथ साथ जो विद्युत क्षेत्र का मान है वो बदलता जाता है। ठीक है, दूसरा हमने क्या बताया कि बल जो है वो कैसा राशि होता है, सदिश राशि है, इसीलिए जो विद्युत क्षेत्र है हमारा वो भी कैसा होगा, सदिश राशि। उसके बाद हमने देखा कि स्थिति सदिश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो उसमें स्थित परीक्षण आवेश Q0 द्वारा अनुभव किया गया जो बल होगा वो कितना होगा, तो बोलेंगे हम लोग F = Q × E, और E का मान कितना होता है आप वहां पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक सार्थकता। अब हम लोग अपने मूल पॉइंट पे आते हैं, जो हमारा आज के लेक्चर का लक्ष्य है वो कौन सा पॉइंट है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, है ना। इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये है क्या, तो बोला है कि यह काल्पनिक रेखा है, यहां पे लिखेंगे यह काल्पनिक रेखा है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होता है, तो बोलेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखा है या वक्र रेखा है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई, जिसके किसी बिंदु पर खींची गई, यहां पे स्पर्श रेखा होगा, जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है ना। इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा, है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा। चलिए इसको समझा देते हैं आपको कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो एक काल्पनिक रेखा होती है। कैसे रेखा होती है, काल्पनिक रेखा होती है, और उसके किसी भी पॉइंट पे, उसके किसी भी बिंदु पे अगर आप स्पर्श रेखा खींचते हो तो वो किसको बताता है, तो वो बताएगा आपका विद्युत क्षेत्र की दिशा को। कहने का मतलब यहाँ पे है कि जैसे ये हमारा विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये हमारा क्या है बोलो, ये हमारा विद्युत क्षेत्र रेखा है। हम चाहते हैं इस पॉइंट पे कि इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगा, तो हमें क्या करना होगा, इस पॉइंट पे हमें स्पर्श रेखा खींचना होगा। तो यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचिएगा तो आप ऐसे खींचिएगा, है ना, यहाँ पे हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इस तरह से खींचेंगे, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो ये जो स्पर्श रेखा है
वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करता है ना। इसी तरह से अगर हम लोग और पॉइंट पे अगर हम लोग चाहें कि विद्युत क्षेत्र की दिशा को जानने के लिए, जैसे इस पॉइंट पर अगर हम चाहेंगे तो यहाँ पे हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो जरा बताइए यहाँ पे क्या स्पर्श रेखा का यहाँ पे जो दिशा है वो किधर है, बोलो इधर है ना। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे ये जो हमारा पॉइंट है, ये जो हमारा पॉइंट है ना, ये जो हमारा पॉइंट है, इस पे विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो किधर है, बोलो इस तरफ है ना। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, तो बोलेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक काल्पनिक रेखा होता है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है या विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। ठीक है, चलिए अब इसको और आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो अगला हम लोग देखेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो सबसे पहला क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो कैसा होता है, तो बोलेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो खुले वक्र के रूप में होती है, कभी भी आपको बंद वक्र के रूप में नहीं लिखी मिलेगा है ना। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो कैसा होता है, तो बोलेंगे खुले वक्र के रूप में होती है ना। अर्थात विद्युत रेखा लूप में नहीं होती। लूप का मतलब क्या होता है, यहां पे जरा ध्यान देना कि लूप का मतलब ये हो गया कि जैसे हमने यहां पे ऐसा कुछ बना दिया तो ये एक लूप बन गया। लूप का मतलब हो गया कि वो एक कंप्लीट, मतलब उसका आपका एंड पॉइंट ना दिखे है ना। तो क्या आप इसका एंड पॉइंट बता सकते हो कि कहां से स्टार्ट हुआ कहां पे खत्म हुआ, नहीं। तो ये क्या कहलाएगा, बोलो एक लूप कहलाएगा है ना। तो जो विद्युत क्षेत्र रेखा है वो कैसा होता है, खुले वक्र के रूप में होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि वो लूप हमें नहीं बनाएगा। ठीक है, दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। अभी आपको बताया कि विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा खींचिएगा तो वो किसको बताएगा, वो बताएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा को। ठीक है, चलिए तीसरा क्या है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी जो कभी संभव, यहां होगा, यहां पे लिखिएगा, यहां पे जो कभी संभव नहीं है। कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, एक ये हो गया और एक हमारे पास ये। तो ये हमारा ये फर्स्ट विद्युत क्षेत्र रेखा है और ये हमारा सेकंड विद्युत क्षेत्र की रेखा है। अब हम ध्यान देंगे इस पॉइंट पे, हम लोग बात कर रहे हैं किस पॉइंट पे, बोलो हम लोग बात कर रहे हैं इस पॉइंट पे है ना। तो अगर आप जरा अगर आपसे हम पूछें कि आप हमें ये बताओ कि इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की इस रेखा के लिए, मतलब रेखा 1 के लिए ये पॉइंट जो है हमारा, इसको नाम भी दे देते हैं, ये पॉइंट है हमारा ए है ना। तो हम चाहते हैं कि रेखा 1 के लिए ए पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है। तो आप क्या कीजिएगा, आपका सिंपल कहानी एक ही है कि आपको उस रेखा पे क्या करना होगा, आपको उस रेखा पे खींचना होगा स्पर्श रेखा है ना। तो आपको करना होगा, आपको उस रेखा पे खींचना होगा स्पर्श रेखा। ध्यान देना यहाँ पे, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। तो आपको करना है उस रेखा पे खींचना होगा स्पर्श रेखा जिस बिंदु पे हम जानना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम खींच देंगे स्पर्श रेखा। 1 मिनट क्या हो जा रहा, तो आपको यहां पे स्पर्श रेखा खींचना है। तो स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे, छोड़ो इसे हटा देते हैं, ये क्या हो गया। तो यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचिएगा तो आप कैसा होगा, बोलो यहाँ पे जो स्पर्श रेखा खींचेंगे वो इधर की तरफ आएगा है ना। अच्छा, मान लो हम रेखा 2 के लिए अगर हम चाहते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा पता करने के लिए, तो हमें ए पॉइंट पे क्या करना होगा, स्पर्श रेखा। तो 2 के लिए 2 लाइन ऐसा है ना, तो स्पर्श रेखा इस पे ऐसे होगा। तो यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचिएगा तो ऐसा खिंचाएगा है ना। तो यहाँ पे स्पर्श रेखा जो खींचेंगे वो इस तरह खिंचाएगा। तो आप हमें ये देखो कि रेखा 1 के लिए जो स्पर्श रेखा है वो इधर है। इसका मतलब है कि रेखा 1 के लिए बात करेंगे तो ए पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगा, बोलो तो आप बोलिएगा सर इधर होगा। ठीक है,
अगर रेखा हम 2 को ले लें, अगर रेखा हम 2 को ले लें और हम तुमसे पूछें कि बताओ ए पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, तो आप बोलिएगा ए पॉइंट पे, ठीक है हम यहाँ पे क्या खींचेंगे, टेंजेंट खींच देंगे, यहाँ पे हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ऐसा आएगा, तो आप बोलिएगा कि ये जो दिशा होगा वो इधर की तरफ हो। अब बताओ कि हम किसका बात माने, एक बोल रहे तुम इधर की तरफ, एक बोल रहे तुम इधर की तरफ, तो एक ही पॉइंट पे आपने 2 दिशा बता दिया है ना, एक ही पॉइंट पे आपने 2 दिशा बता दिया और एक ही पॉइंट पे आपने 2 स्पर्श रेखा खींच लिए है ना। और बचपन में आपने पढ़ा था कि एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और एक पॉइंट पे एक ही दिशा को बताते हैं, तो आपने यहाँ पे एक पॉइंट पे कितनी दिशा को बता दिया है, 2 दिशा को बता दिया है, क्या वो संभव है, तो बोलेंगे ये संभव नहीं है। इसीलिए 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। अगर इसका रीजन लिखने के लिए आ जाए तो हम बोलेंगे कि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं होगी जो कभी संभव नहीं है। ठीक है, चलो ये हमारा नेक्स्ट और देखेंगे गुण के बारे में। तो ये तीसरा या नेक्स्ट जो भी हो, ये कौन सा गुण बता रहा है कि बोला विद्युत क्षेत्र रेखा धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। तो यहां से हमें क्या पता लग गया कि विद्युत क्षेत्र रेखा जो है वो धन आवेश से स्टार्ट होता है, धन आवेश से शुरू होता है और जाके समाप्त कहां होता है, तो बोलेंगे जाके वो समाप्त होता है ऋण आवेश पे। ठीक है, चलिए, या धन आवेश से अनंत पर, अगर मान लो कि एक ही आवेश है हमारा धन आवेश, तो वहां से निकलेगा और कहां तक जाएगा, वो अनंत तक जाएगा। या तो फिर ऋण आवेश है, या तो फिर क्या है बोलो, ऋण आवेश है, तो अनंत से कहां आएगा बोलो, अनंत से आएगा वो आवेश पर समाप्त हो जाएगा। यहां पे अनंत से आवेश पर, अनंत से कहां तक बोलो, अनंत से आवेश पर जाके क्या हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा, है ना। तो अगर धनावेश है तो स्टार्ट होगा पॉजिटिव चार्ज से, धनावेश से कहां तक जाएगा बोलो, अनंत तक। लेकिन अगर ऋण आवेश है तो अनंत से कहां तक बोलो, आवेश पर, कौन सा, वही ऋण आवेश पर। ठीक है, नेक्स्ट विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये तीसरा गुण था ना, इसको लिख देते हैं काउंटिंग में। ये कौन सा गुण था, ये हमारा जो गुण है वो नंबर 3 है। चौथा गुण आपको क्या बताया है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होती है, अर्थात जहां विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या अधिक होती है वहां तीव्रता भी अधिक होती है। तो यहां पे क्या बता दिया आपको कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होती है। कहने का मतलब ये हो गया कि जहां पे संख्या ज्यादा होगा वहां पे विद्युत क्षेत्र जो है वो प्रबल होगा, है ना। जहां पे संख्या कम होगा वहां पे विद्युत क्षेत्र जो है वो क्या होगा, दुर्बल होगा। ठीक है, तो आप देख लेना कि कहां पे विद्युत क्षेत्र की संख्या ज्यादा है। मान लो एक जगह है जहां पे विद्युत क्षेत्र की संख्या 5 है और एक जगह विद्युत क्षेत्र की संख्या 4 है, तो वहां पे प्रबल होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दुर्बल, है ना। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है वो किसको बताती है, तो वो बताती है हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, और भी गुण है इसका। विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक या समविभव पृष्ठ के लंबवत बाहर निकलती है या प्रवेश करती है ना। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है, अगर हम लोग ले ले चालक, है ना, या हम लोग ले ले चालक या हम लोग ले ले समविभव, तो अगर आपके पास चालक है या तो आपके पास समविभव है, तो इससे जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो निकलेगी वो हमेशा कैसा निकलेगी बोलो, लंबवत निकलता है ना। लंबवत का मतलब क्या होता है कि जहां से निकल रही है, जिस सतह से निकल रही है वहां से कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, और क्या गुण है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपनी लंबाई के दिशा में ही संकुचित होने का प्रयास करती है। कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो विद्युत क्षेत्र रेखा है जो है वो इस तरह से निकल रहा है इस लाइन पे, तो कहने का मतलब ये हो गया कि आप अगर ये सिकुड़ेगा ना, अगर ये कंप्रेस भी होगा तो इसी लाइन के लॉन्ग हो। कहने का मतलब इधर नहीं होगा, अगर मान लो इधर बढ़ रहा है तो कम भी होगा तो इधर ही होगा, बढ़ेगा तो इधर ही बढ़ेगा और कम भी होगा तो इधर ही बढ़ेगा। मतलब जब भी होगा तो अपने दिशा के अलोंग ही होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग और आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे विभिन्न विन्यासों के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो आपको बताना है विभिन्न विन्यासों के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं, अगर धनावेश है तब कैसा होगा, ऋण आवेश है तब कैसा होगा। तो सबसे पहले जो है हमारा वो क्या है बोलो, सबसे पहले हमारा धनावेश है ना। ये हमारा कैसा है बोलो, धनावेश। कहने का मतलब कौन सा चार्ज है बोलो, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है ना। ये जो है ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया बोलो, Q ग्रेटर देन 0, है ना। Q का मान अगर 0 से बड़ा है इसका मतलब है कि ये कौन सा चार्ज है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो आप फिगर देखो कि अगर तुम्हारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है ना, ये कौन सा चार्ज है बोलो, ये हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है।
तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जरा देखिए कि इससे जो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो किस तरह से बाहर की ओर निकल रहा है ना। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो बाहर की ओर निकलता जाता है ना, तो इस तरह से ये आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास क्या हो जाए बोलो, नेगेटिव चार्ज है ना, ये कौन सा चार्ज है बोलो, ये हमारा जो है ये नेगेटिव चार्ज है। तो अगर नेगेटिव चार्ज है, कहने का मतलब ऋण आवेश, और ऋण आवेश का मतलब हो गया Q लेस देन जीरो, है ना, Q लेस देन जीरो। तो अगर Q लेस देन जीरो का मतलब होता है नेगेटिव, मतलब कि ऋण आवेश। तो अगर ऋण आवेश है तो जरा ध्यान दो यहाँ पे कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो अनंत से कहाँ आ रही है बोलो, अंदर की तरफ, है ना। देखो अनंत से कहाँ आ रही है बोलो, अंदर की तरफ। तो इस तरह से अनंत से आती है अंदर की तरफ। अगर धन आवेश है तो यहां से निकलेगा और कहां तक जाएगा बोलो, अनंत तक। तो ये है पॉजिटिव का और ये है किसका बोलो, नेगेटिव का। आपको और भी दिखाते हैं। यहां पे हमारा पॉजिटिव है और यहां पे हमारा क्या है बोलो, नेगेटिव है। और अभी हमने देखा कि पॉजिटिव से विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है बाहर की ओर निकलती है और नेगेटिव विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो अंदर की ओर, है ना। तो देखो यहां से जो निकल रहा है ना, यहां से निकलेगा और कहां जाकर आएगा बोलो, यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा और यहां पे आके आके मिल जाएगा, है ना। देखो हमने एक पॉइंट बताया था आपको कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश से समाप्त होती है। आप इस लाइन को देखो कि ये यहां से निकला है, ये यहां से भाई साहब ऐसे निकला है और देखो यहां पे आके ये समाप्त हो गया, है ना। तो क्या बताओ, ये लूप जो बना है क्या ये बंद लूप है? नहीं बोलेंगे, ये तो लूप जो है वो खुला है ना। ये कैसा वक्र है, ये खुला है क्योंकि यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पे आके रुक गया। तो अगर ये यहां से स्टार्ट होके यहां पे आके फिर यहां से अगर यहां पे जाता तब लूप कैसा बनता, बंद बनता, है ना। अब यहाँ पे लूप ही नहीं बन रहा। क्यों लूप नहीं बना? क्योंकि लूप तभी बनेगा जब उसका दोनों जो एंड है ना आप उसको मिला दो, है ना। तब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारा हो क्या रहा है, यहाँ पे हमारा जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं यहाँ से निकल रही है ना, धन आवेश से निकल रही है और कहाँ पे जाके समाप्त हो जा रही है बोलो, जहाँ पे ऋण आवेश पे जाके समाप्त हो जा रही है ना, ये हमारा ऋण आवेश है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था बोलो, अगर तुम्हारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है ना, तो एक धनावेश और एक ऋण आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। मतलब यहां से निकलेगा और यहां आके समाप्त होगा। सारा जो लाइन है यहां से निकलेगा और यहां पे आके समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए और भी आप देख सकते हो। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास दो धनावेश है। यहाँ पे जो धनावेश है वो हमारे पास कितना है बोलो, दो। अब देखो ये धनावेश है तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगा, तो इधर वाले का तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि यहाँ से निकलेगा बाहर चला जाएगा, है ना। यहाँ से निकलेगा अनंत की ओर जाएगा, ये इधर की ओर बढ़ता जाएगा, ये इधर की ओर बढ़ता जाएगा। अब इसको देखो, यहाँ से निकलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से निकलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से निकलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रॉब्लम किसे है, प्रॉब्लम जो है वो इधर वाले का है। जो इधर से निकलेगा और जो इधर से निकलेगा जब दोनों आपस में आएगा तो टकरा जाएगा। लेकिन हम लोग पढ़े हैं कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो देखो कि जो लाइन जो है ना, इससे जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर से निकल रहा था ऐसे ना, तो वो इधर ना आके भाई साहब वो कहाँ मुड़ गया, इधर, है ना। पहले इधर से ऐसे निकला था, फिर यहां से इधर ना आके क्या हो गया, ये इधर चला गया। मतलब यहां से निकला ऐसे, फिर यहां से ये मुड़ गया, है ना। यहां से निकला ऐसे, फिर यहां से ये मुड़ गया। सेम कहानी यहां भी, यहां से जाता है सीधा जाता, लेकिन सीधा उधर से भी आ रहा था ना, तो ये क्या हुआ, थोड़ा सा यू टर्न मार लिया इधर की तरफ। यहां से निकला यू टर्न मार लिया इधर की तरफ, है ना। तो ये था हमारा कि अगर हमारे पास दो धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो किस तरह से होगा। तो आप फिगर देख सकते हो कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो दो धनावेश का इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। ये फैलता जाएगा और ये भी फैलता जाएगा, है ना। अभी यहाँ पे गैप क्यों है, क्योंकि ये जहां से सामने वाला जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं जो इधर से ऐसे निकल रहा है ना, तो इधर से ऐसे निकल के इधर मुड़ जा रहा है और यहाँ से मुड़ निकल के इधर मुड़ जा रहा है और उस तरह से ऊपर से भी आके इधर जा रहा है और ऊपर से आके इधर जा रहा है ना। तो ये था आपका विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब दो धनावेश होगा तब। लेकिन अगर मान लो कि दो ऋण आवेश होगा तब कैसा होगा, तो सर सेम फिगर बनेगा। फिगर तो सेम बनेगा लेकिन सिर्फ एरो का जो निशान है वो बदल जाएगा, है ना। तो दो धनावेश होगा तो ये फिगर हो गया। लेकिन जब दो ऋण आवेश होगा तब कैसा फिगर होगा, तो कुछ नहीं करना है, सेम फिगर बनाना है और उसके साथ क्या कर देना है, एरो का जितना भी साइन है ना सबको हम लोग रिवर्स कर देंगे, है ना। अगर एरो का साइन ऐसा हो जाए ना तब ये किसका फिगर बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा दो ऋण आवेश का, है ना। चलिए तो आपको करना ये है, यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है।
तो ये था दो धनावेश होगा तब जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगा वो किस तरह से होगा, तो इस तरह से दिख रहा है ना। अभी थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था इसलिए हमारा डिजिटल बोर्ड जो है वो बंद हो गया था, अभी हमने उसको चालू किया है। चलिए अब हम लोग ये हमने क्या बताया कि अब यहाँ पे अगर मान लो कि दो ऋण आवेश हो जाए तब विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर होगा, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो उसका जो फिगर बनेगा वो इसी तरह का बनेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज क्या होगा, ये सिर्फ एरो का जो निशान है वो एरो का निशान जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मतलब आपको उल्टा बना देना है ना, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाओं नेगेटिव होता है तो कैसा होता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, वो बाहर से आता है अनंत से आता है उसके अंदर है ना, तो सारा एरो जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे हम लोग देखेंगे। अच्छा, आगे आपको और भी देख लेना है कि अगर मान लो आपका विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसा मिल जाए है ना, तो अगर इस तरह से हमें इस तरह से दिख जाता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तब उससे हमें क्या बोलेंगे, अगर हमें ऐसा विद्युत क्षेत्र रेखाएं दिख गया तो इसे हम क्या बोलेंगे, तो ध्यान से देखो कि यहाँ पे सारा जो है विद्युत क्षेत्र रेखाओं का ना, ये एरो को देखो, यहाँ पे एरो का जो लेंथ है वो इक्वल है ना, एरो का लेंथ इक्वल है। ठीक है, अब देखो गैपिंग भी इक्वल है और जो दिशा है वो भी कैसा है बोलो, इक्वल है ना, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो कैसा है, तो बोलेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र है ना, इसको हम लोग बोलेंगे एक समान, इसको बोलेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र। तो ये हो गया आपका एक समान विद्युत क्षेत्र। तो इसमें है क्या, इसमें एक समान तो है, लेकिन इसमें साथ साथ और भी क्या देखेंगे कि इसका परिमाण परिमाण और दिशा, परिमाण और क्या बोलो, परिमाण और जो दिशा जो है वो दोनों का दोनों जो है वो समान है ना, तो परिमाण और दिशा दोनों कैसा है बोलो, समान है। अब हमने दिशा समान कैसे बता दिया, दिशा सबका तो इधर ही है तो दिशा समान हो गया। अब परिमाण समान कैसे है, तो इस एरो का लेंथ सबका इक्वल है इसलिए परिमाण सबका क्या हो गया, समान हो गया। ठीक है, उसी तरह से आप देखो कि अगर हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसा मिल जाए इस तरह से, ध्यान दीजिए यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो इस तरह से हमें मिल जाए देखने के लिए, तो अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसा मिल गया है तो फिर हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे ये भी कैसा है, तो ये भी एक समान विद्युत क्षेत्र है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें सबका परिमाण तो बराबर है। क्यों परिमाण बराबर है, क्योंकि सबका एरो का लेंथ इक्वल है ना। अगर थोड़ा बहुत कम बेसी हो जाए तो आप मैनेज कर लेना, यहाँ पे एरो का लेंथ सबका क्या बोलो, इक्वल है, तो बोलेंगे इसको हम लोग परिमाण, यहां पे आप लिख सकते हो विद्युत क्षेत्र का, यहां पे हम लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या है बोलो, परिमाण जो है वो समान है ना, परिमाण जो है वो समान है। क्यों समान है, क्योंकि एरो का लेंथ जो है वो सेम है। ठीक है, लेकिन है ना, लेकिन दिशा जो है वो असमान है ना, दिशा जो है वो कैसा है बोलो, दिशा जो है वो असमान है। कैसे दिशा असमान है सर, क्योंकि आप यहाँ पे जैसे मान लो इस पॉइंट पे अगर आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा पता करना है, जैसे अगर मान लो हमें इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की दिशा पता करना है तो यहाँ पे एरो ऐसा होगा, अब इस पॉइंट पता करना तो यहाँ पे एरो ऐसा होगा, इस पॉइंट पता करना तो यहाँ पे एरो ऐसा होगा, मतलब यहाँ पे अलग अलग पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगा वो अलग अलग होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप कहीं भी खींचो, कहीं भी खींचिएगा स्पर्श रेखा तो हमेशा किधर होगा बोलो, इधर की तरफ आएगा। इसीलिए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र परिमाण और दिशा दोनों क्या है, समान, और यहाँ पे परिमाण तो समान है लेकिन दिशा कैसा बोलो, अलग अलग। ठीक है, मतलब कि असमान। लेकिन अगर मान लो हमें ऐसा मिल जाए, ऐसा कुछ इस तरह से, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एरो का लेंथ भी इक्वल नहीं है, तो एरो का लेंथ इक्वल नहीं है इसका मतलब उसका परिमाण समान नहीं है। तो बोलेंगे यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का, यहाँ पे हम लिखेंगे विद्युत क्षेत्र का परिमाण, है ना, विद्युत क्षेत्र का परिमाण जो है वो अलग है ना, परिमाण जो है वो अलग अलग है। परिमाण कैसा है बोलो, अलग अलग है। लेकिन क्या दिशा भी अलग अलग है, तो बोलेंगे हाँ दिशा सबका क्या है बोलो, अलग अलग है ना। लेकिन हाँ और बोलेंगे दिशा जो है
वो भी कैसा है बोलो, दिशा भी जो है वो अलग अलग है ना। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि विद्युत क्षेत्र का परिमाण भी अलग अलग है और दिशा भी जो है वो क्या है बोलो, अलग अलग। यहाँ पे क्या है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान है लेकिन दिशा क्या है, अलग अलग। यहाँ पे क्या है, परिमाण और दिशा दोनों कैसा है बोलो, समान है ना। तो इसको बोलेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र। ये भी कैसा है, एक समान विद्युत क्षेत्र। और ये भी कैसा है, उसको बोलेंगे असमान विद्युत क्षेत्र। एक समान और असमान। ये भी एक समान, ये भी एक समान, दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे परिमाण और दिशा दोनों समान है और यहाँ पे परिमाण और दिशा, परिमाण समान है लेकिन दिशा असमान है। ये कैसा है बोलो, असमान है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे परिमाण और दिशा दोनों कैसा है, अलग अलग। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या होता है। तो हमने इस पे यहाँ पे फिगर भी बनाया था, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होने के कारण वो सारा का सारा फिगर जो है हमारा उड़ गया है ना। तो चलो फिगर बनाएंगे अपने हाथ से ही। तो हम लोग किसको देखेंगे बोलो, विद्युत फ्लक्स को, है ना। तो ये विद्युत फ्लक्स क्या है, सबसे पहले उसका हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं कि क्या बोलता है। तो यहाँ पे बोला है विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है ना। अब इसे क्या है, समझ में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझा देते हैं पहले कि ये विद्युत फ्लक्स क्या है। तो यहाँ पे देखो कि जैसे मान लो कि हमारे पास ये आवेश है, तो अगर ये धनावेश है तो धनावेश से क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या निकलता है और कहाँ निकलता है बोलो, बाहर की तरफ। और कहाँ तक जाता है, अनंत की तरफ। तो अगर ये हमारा धनावेश है तो यहाँ से निकलेगा विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या और कहाँ तक जाएगा बोलो, अनंत तक जाएगा। तो अगर मान लो कि इसको यहां से ये धनावेश है तो यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो बाहर की ओर निकल रहा है। जैसे यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां निकल रही है बोलो, बाहर की ओर। अगर मान लो इसके बीच में अगर मान लो एक हम पतला सा पेज रख दें तो क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं जो है वो पेज से पास करेगा और कहां तक जाएगा बोलो, बाहर की ओर निकल जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि उस पृष्ठ के जो हमने पेज रखा था ना, जैसे ये पेज है तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ऐसे आएगा और यहां से इसको एंटर करते हुए बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ देखो एंटर तो कर रहा है लेकिन बताओ यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे जो है वो लंबवत पास कर रहा है। अब जरूरी नहीं कि सारा का सारा लंबवत पास करे, जो विद्युत क्षेत्र रेखा इसके लंबवत पास करेगा ना उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लक्स बोलते हैं। तो जितना विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या किसी पृष्ठ के लंबवत पास करती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए फ्लक्स को हम लोग डिनोट किससे करेंगे, तो याद रखना फ्लक्स को हम लोग डिनोट करते हैं फाई से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाई, ये फाई होता है, पहले जीरो लिखो उसके बाद उसका पेट को चीर दीजिए तो बन जाएगा वो फाई। तो ये बन गया हमारा फाई। अब इसको समझते हैं, जरा ध्यान दो। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक स्क्वायर बना लिया। चलो यहाँ पे हम लोग यहाँ के एक स्क्वायर बना लेते हैं। आओ भाई, यहाँ पे आपको एक स्क्वायर बना लेना है। तो हमने यहाँ पे एक प्लेट ले लिया, एक पृष्ठ ले लिया हमने, यहाँ पे हमने एक पृष्ठ ले लिया। ठीक है, चलिए इस पृष्ठ को भर भी देते हैं। तो इस पृष्ठ को हमने भर देते हैं, चलो ग्रीन से। तो ये आया, जो हमने इसको भर दिया। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पे हमने विद्युत क्षेत्र रेखा को लिया ऐसे, ये आया। यहाँ पे आपको विद्युत क्षेत्र रेखा को ले लेना है इस तरह से, जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर हमने और ले लिया, इस तरह से, है ना। चलिए इतना ही लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा विद्युत क्षेत्र रेखा है, ठीक है। और ये इस पृष्ठ से क्या कर रहा है बोलो, ये इस पृष्ठ से पार कर रहा है ना, इस पृष्ठ से पार कर रहा है। जो आपने पृष्ठ लिया है सामने में उसका जो क्षेत्रफल है वो a है। क्षेत्रफल कितना है बोलो, a है। तो यहाँ पे फ्लक्स जो है ना, फ्लक्स, अब यहाँ पे देखिए ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो है वो इससे कितना पास कर रहा है, 4, है ना। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या अगर यहाँ से 4 पास कर रहा है तो यहाँ पे फ्लक्स कितना होगा बोलेंगे, 4, है ना, क्योंकि ये पृष्ठ ऐसे रखा हुआ और ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या 4 है। तो यहाँ पे फ्लक्स का जो मान है वो कितना है बोलो, 4 हो गया। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए कि अगर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या और ज्यादा होगा तो फ्लक्स का मान जो है वो और मेरा बढ़ जाता है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि फ्लक्स का जो मान है वो किस पे निर्भर करता है,
वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या पर निर्भर करता है। मतलब कि जहां से ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा निकल रहा है ना, अगर आप उसका वैल्यू को ही बढ़ा दो तो वहां से ज्यादा विद्युत क्षेत्र की संख्या निकलेगा, और ज्यादा संख्या निकलेगा तो ज्यादा इससे पास करेगा, ज्यादा पास करेगा तो संख्या इसका बढ़ेगा, तो फ्लक्स का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो फ्लक्स है हमारा वो समानुपाती है, किसको बोलो, ई का, है ना। फ्लक्स क्या है बोलो, समानुपाती है ई का। कहने का मतलब ये हो गया, अगर आप विद्युत क्षेत्र की संख्या को बढ़ा दीजिएगा तो फ्लक्स का मान भी बढ़ जाएगा, है ना। तो विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, और ये कम जाएगा तो फ्लक्स का मान भी क्या होगा, कम जाएगा। ठीक है, अब एक पॉइंट और भी है, तो इसको देखिए आप। यहाँ पे हमने एक और फिगर बना लेते हैं, यहाँ पे हम एक फिगर बना लेते हैं इस तरह से। एक छोटा सा हमारा एक फिगर है, एक छोटा सा फिगर है, और एक और फिगर बना लेते हैं, और एक बड़ा सा फिगर। एक हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, इधर जाओ। एक छोटा सा फिगर है और एक कितना बोलो, एक बड़ा सा फिगर है। अब इसको आप ध्यान से जरा समझिएगा। अब यहाँ से हमने विद्युत क्षेत्र रेखा को पास करना स्टार्ट किया, है ना। तो एक इस तरह से ये आया ऐसे, फिर यहाँ से पास कर गया इस तरह से। एक इधर से यहाँ से ऐसे आया, यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से इधर। फिर इसी तरह से यहाँ से भगाइए, यहाँ पे बैक कर देते हैं इसको। ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से इधर। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, इसका क्षेत्रफल A1 है और इसका क्षेत्रफल A2 है ना। तो ये यहाँ से हमारा फ्लक्स विद्युत क्षेत्र रेखा जो है इससे पास कर रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि इसका क्षेत्रफल छोटा होने के कारण, इसका क्षेत्रफल कम होने के कारण इससे जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो है वो कम पास किया। अब विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम पास किया, इसका मतलब कि यहाँ पे फ्लक्स का मान भी जो है वो कम है। और यहाँ पे हमने क्षेत्रफल को बढ़ा दिया, तो जैसे ही आप क्षेत्रफल को बढ़ा दीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे फ्लक्स का मान जो है वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे संख्या जो है हमारा बढ़ गया। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि क्षेत्रफल जो है वो भी डिपेंड करता है किसको, मतलब फ्लक्स जो है वो भी किस पे निर्भर है, क्षेत्रफल पे। मतलब क्षेत्रफल बढ़ा दीजिएगा, अगर इसको हम बड़ा कर दे तो जो कट जा रहा है, ये दोनों नहीं पास कर रहा है, ये भी इससे पास करने लगे। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप क्षेत्रफल को बढ़ाइएगा तो फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ाने से क्या होगा, हमारा जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो है वो इससे भी पास करने लगेगा, और जैसे ही पास करेगा तो उसका संख्या हमने काउंट किए है ना। जो संख्या काउंट करने लेंगे तो हमारा विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ से समझ में ये आ रहा है कि फ्लक्स का जो मान है वो समानुपाती किसका बोलो, एरिया का, है ना। तो फ्लक्स का मान जो है वो समानुपाती है किसका बोलो, विद्युत क्षेत्र का, है ना, सॉरी क्षेत्रफल का, है ना। तो यहाँ पे हमारा फ्लक्स का जो मान है वो क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। और फ्लक्स का मान कहाँ कहाँ निर्भर करता है, तो हम लोग एक और फिगर को जरा देखेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। एक और हम लोग यहाँ पे फिगर बना देते हैं, और जरा इसको भी आप समझने का प्रयास करो। ये हमारा एक हो गया इस तरह से, और एक और है, एक हमने ऐसा फिगर ले लेते हैं। चलो हमने इसको ले लिया है, चलिए अब यहाँ पे समझिएगा। अब यहाँ पे हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाओं को पास करेंगे। तो एक तो हमारा ये गया ऐसे, फिर यहाँ से बाहर, फिर एक गया ऐसे, फिर यहाँ से बाहर, फिर ये गया ऐसे, फिर यहाँ से बाहर। ये हमारा था विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। चलिए अब समझना, यहाँ पे हो क्या रहा है वो जरा देखिए। यहाँ पे एक वर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। याद रखना, एक वर्ड है जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्षेत्रफल सदिश। अब ये क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, ध्यान देना। किसी भी, जैसे ये हमारा एक बोर्ड जो है ना, ये बोर्ड जो है हमारा एक पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत, है ना। तो अगर ये हमारा बोर्ड का एक पृष्ठ है तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो इसके लंबवत, कहने का मतलब बाहर की तरफ, और जब भी होगा तो बाहर की तरफ। तो ये हो गया बाहर की तरफ, तो बोलेंगे इसके पीछे भी एक पृष्ठ है तो वहां से भी होगा बाहर की तरफ। तो क्षेत्रफल सदिश जो है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा सतह के लंबवत होता है। सतह का क्या होता है बोलो, लंबवत होता है। तो यहां से बताइए कि इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो क्या होगा, जरा बताओ। इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो भी होगा इधर ही की तरफ, है ना। तो इसका क्षेत्रफल सदिश है वो भी होगा जो इधर के तरफ ही होगा।
तो आप बताओ कि क्षेत्रफल सदिश भी इधर ही है और विद्युत क्षेत्र भी इधर ही है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? तो बोलेंगे दोनों का जो बीच का एंगल है वो हमारा होगा 0 डिग्री। कितना डिग्री बोलो? 0 डिग्री, है ना। तो दोनों के बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री होगा। तो अगर दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो यहां से बताइए कि यहां से फ्लक्स का जो मान आएगा, मतलब कि फाई का जो मान आएगा वो कितना आएगा? तो यहां से जो फाई का मान आएगा वो मैक्सिमम आएगा। यहां से जो फाई का मान आएगा वो हमारा मैक्सिमम आएगा। तो हमने क्या देखा कि जब विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों के बीच में एंगल जो है वो 0 डिग्री बना तो हमारा फ्लक्स का मान जो था वो मैक्सिमम हो गया, महत्तम हो गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर मान लो हमारा जो प्लेट है वो ऐसे रखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र रेखा जो अभी भी ऐसे ही पास कर रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखा जो है वो अभी भी इसी तरह से पास कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो प्लेट है ना, जो हमारा सतह है पृष्ठ क्षेत्रफल ऐसे रखा हुआ है ना। तो जरा बताइए कि विद्युत क्षेत्र जो है वो तो इधर है, अब क्षेत्र ऐसे है, हमारा पृष्ठ जो है इस तरह से है, इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा या तो ऐसे होगा या तो फिर ऐसे होगा, है ना। तो क्षेत्रफल सदिश जो है इसका किधर होगा बोलो? इसका जो क्षेत्रफल सदिश है वो होगा ऊपर की तरफ, है ना, वो तो होगा ऊपर की तरफ। तो इसका क्षेत्रफल सदिश जो है वो इधर है ना। तो आप बताओ कि विद्युत क्षेत्र इधर है और क्षेत्रफल इधर है, तो जरा बताइए इसके बीच का एंगल कितना बनेगा? तो इसके बीच का बताइएगा एंगल जो है सर वो बनेगा हमारा 90 डिग्री। जब ये 90 बना है तो हमने देखा कि यहाँ पे फ्लक्स का जो मान है वो कितना आ गया बोलो? 0। तो जैसे ही एंगल 90 बना है तो यहां से हमारा फ्लक्स का मान कितना आ गया बोलो? 0 आ गया। तो यहां पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि फ्लक्स का जो मान है वो एंगल पर भी निर्भर कर रहा है। एंगल बदलने से फ्लक्स का मान में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। और यहाँ पे एंगल के लिए हम लोग लेते हैं कॉस थीटा को, तो हम यहां से क्या लिखेंगे कि हमारा जो फाई है, हमारा जो फाई है वो समानुपाती होगा, हमारा जो फाई है वो समानुपाती होगा कॉस थीटा का। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं फाई समानुपाती कॉस थीटा। तो हम लोग यहाँ से 3 केस देखे हैं कि फाई जो है वो समानुपाती किसका बोलो? ई का, फाई समानुपाती किसका बोलो? ए का, और फाई समानुपाती किसका बोलो? कॉस थीटा का, है ना। अगर इन तीनों को मिला दें, अगर हम लोग इन तीनों को मिला दें तो हमें क्या मिल जाएगा? फाई समानुपाती, यहां से हमें मिल जाएगा फाई समानुपाती ई ए कॉस थीटा, है ना। हमें मिल जाएगा यहां से फाई समानुपाती ई ए कॉस थीटा। अब यहां से इसको हटाएंगे तो हो जाएगा हमारा फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, है ना। फाई बराबर कितना आ गया बोलो? ई ए कॉस थीटा। अब यहां से आपको एक टर्म सिखाते हैं, नोट में याद रखना इसको। वो टर्म क्या है? एक हमने सदिश में पढ़ा था ए डॉट बी, है ना। एक सदिश में हम लोग पढ़े हैं ए डॉट बी, और ए डॉट बी क्या होता है? तो ए डॉट बी जो होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा, है ना। तो ए डॉट बी जो है वो क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, है ना। तो क्या उसी तरह से जरा ध्यान दीजिए कि ए कॉस थीटा है, तो क्या हम इसको क्यों ना हम लिख दें ई डॉट ए, है ना। हम इसको क्यों ना लिख दें ई डॉट ए, तो हम यहां से लिख देंगे ई डॉट ए। तो हमें फाई बराबर क्या मिल गया? ई डॉट ए, ठीक है। चलिए अब यहां से थीटा का मान भी जान लो कि यहां पे लिख लेंगे जहां थीटा क्या है, तो बोलेंगे थीटा जो है वो कोण है, और ये कोण किसके बीच का है? ई और ए का, है ना। तो थीटा जो है ई व ए के बीच, ई व ए के बीच का कोण, है ना। थीटा क्या है? ई और ए के बीच का कोण है, ठीक है। चलिए अब यहां देखो कि ए डॉट बी जो है ना, ए डॉट बी मतलब कि इसको हम बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट। ए डॉट बी का मतलब होता है ये हमारा है डॉट प्रोडक्ट, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कैसा होता है बोलो? वो होता है अदिश, है ना। डॉट प्रोडक्ट जो है वो कैसा राशि होता है बोलो? ये होता है हमारा अदिश, ये होता है हमारा अदिश। तो अगर डॉट अदिश है इसका मतलब है कि हमारा फ्लक्स भी तो डॉट ही है, इसका मतलब वो भी क्या होगा? अदिश होगा। तो हम यहां पे लिख लेंगे कि विद्युत फ्लक्स जो है, विद्युत फ्लक्स जो है, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है।
तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि विद्युत फ्लक्स जो है वो कैसा राशि है, तो बोलेंगे विद्युत फ्लक्स जो है वो अदिश राशि है। कैसे पता लगा विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है? क्योंकि फाई बराबर होता है ई डॉट ए, है ना, और डॉट प्रोडक्ट जो है वो कैसा राशि होता है, बोलो, डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमारा अदिश राशि है ना, डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमारा कैसा होता है, बोलो, अदिश राशि होता है। इसीलिए हमारा जो फ्लक्स होगा वो भी कैसा होगा, बोलो, अदिश राशि। तो अभी हमने फ्लक्स देखा है। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक पॉइंट और है हमारा कि यदि कोई सतह बहुत सारे अल्पांश क्षेत्रफल से बनी हो तो किसी अल्पांश क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो है वो कितना होगा। तो ध्यान दीजिए, उसके लिए हमें एक फिगर बनाना होगा। तो ये हमारा एक फिगर है, ठीक है। अब इस फिगर में थोड़ा सा डिजाइन करना पड़ेगा, और डिजाइन क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरह से इसको मिला देना पड़ेगा। तो ये हमने बना दिया, है ना। तो हमने जो स्लाइड लिया था इस सारा काम किया हुआ था, है ना। अब हमें दोबारा मेहनत करना पड़ रहा है। तो ये हम लोग इस तरह से कर दिए। अब इसको हम लोग क्रॉस की तरफ काटेंगे, ऐसे, ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको कई भाग में बांट दे रहे हैं ना, इस तरह से हम लोग इसको कई भाग में बांट दिए। तो कई भाग में हमने इसको बांट दिया, है ना। तो वही हो गया, यदि कोई सतह बहुत सारे अल्पांश क्षेत्रफलों से बनी है, ये जो पूरा जो सतह है ना, ये देखो बहुत सारा अल्पांश क्षेत्रफल है, ऐसा छोटा छोटा जो है वो काफी ज्यादा है ना। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने किसी भी एक अल्पांश को पहले पकड़ लेते हैं। जैसे हमने इसको पकड़ लिया, ये वाले को, तो ये वाले को हम लोग पकड़ लेते हैं, इसको पहले फिल कर लेते हैं। तो हमने इसको पकड़ लिया, आप इसको पकड़ लीजिए। अब किसी भी एक अल्पांश को हम पकड़ के वहां से निकाल लेंगे विद्युत फ्लक्स का मान। अब हमने एक छोटा सा अल्पांश ले लिया है, और इस अल्पांश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, बोलो, इस अल्पांश का जो क्षेत्रफल है वो है ds। क्षेत्रफल कितना है, बोलो, ds, है ना। अब चलिए, अब अगर देखो ये हमारा पृष्ठ है, तो ऐसा पृष्ठ होगा, ऐसा बना हुआ यहाँ फिगर, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो कैसा होगा, सामने होगा ना। तो यहाँ पृष्ठ तो हमने क्षेत्रफल सदिश ले लिया इधर की तरफ, ये हमारा है क्षेत्रफल सदिश, तो उसको हमने बोल दिया यहाँ पे S, ठीक है। या A लिखे थे ना पिछले बार में, तो हम यहाँ पे क्यों ना इसको dA कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, वो भी हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा dA, और ये हो जाएगा हमारा A, है ना, क्षेत्रफल सदिश। अब हमें विद्युत क्षेत्र ऐसा है, ध्यान देना बोर्ड पे, ये हमारा जो है वो विद्युत क्षेत्र है, इस तरह से ये हमारा विद्युत क्षेत्र जो है इससे पृष्ठ से इस तरह से ये पास कर रहा है। इस तरह से हमारा जो है वो विद्युत क्षेत्र क्या कर रहा है, बोलो, पास कर रहा है इस तरह से, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं, हटो, हाँ। तो इस तरह से हमारा ये हमारा विद्युत क्षेत्र है। ये जो है हमें क्या है, बोलो, ये हमारा जो है वो विद्युत क्षेत्र है, ध्यान देना यहाँ पे। तो अब हमें निकालना है कि इसके कारण जो है हमारा विद्युत फ्लक्स का मान जो है वो कितना होगा। तो आप देखो कि आपका जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल कितना है, बोलो, dA है। तो अब अगर मान लो कि क्षेत्रफल जो है वो dA है, तो फ्लक्स का जो मान होगा वो होगा हमारा d फाई। क्यों? क्योंकि फ्लक्स का जो मान होता है वो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और क्षेत्रफल अगर आप छोटा लीजिएगा तब फ्लक्स का जो मान होगा वो भी क्या होगा, छोटा सा होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो फ्लक्स हमें मिलने वाला है वो हमें मिलेगा d फाई, है ना। और d फाई कितना होगा, तो अभी हमने पढ़ा है E dA cos थीटा, है ना। तो हो जाएगा हमारा E, है ना, E dA cos थीटा। तो हमने निकाल लिया d फाई इक्वल टू E dA cos थीटा, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, d फाई इक्वल टू E डॉट dA। तो हमने यहाँ पे फ्लक्स निकाल लिया कि इस छोटे से अल्पांश के कारण जो विद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा, E डॉट dA। हमें क्या करना है, हमें निकालना है इस पूरे पृष्ठ के कारण जो है वो विद्युत फ्लक्स जो है वो कितना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको करना होगा इंटीग्रेशन, क्योंकि ऐसा पृष्ठ जो है आपको काफी ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब सारे के कारण आपको निकालकर उसको जोड़ना है, और जोड़ने का काम कौन करता है, इंटीग्रेशन। इसका मतलब आपको करना होगा इंटीग्रेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ के कारण, है ना। यहाँ पे आपको लिखना होगा, यहां पे लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ के कारण विद्युत
तो संपूर्ण पृष्ठ के कारण जो विद्युत फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कर लेंगे इंटीग्रेशन। यहाँ पे हमें करना होगा, हाँ हमें यहाँ पे करना होगा इंटीग्रेशन किसका बोलो, डी फाई का, है ना। और डी फाई का मान कितना है, ई और डॉट डी, है ना। डी फाई का मान कितना है, ई डॉट डी। अब डी फाई का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो डी फाई का इंटीग्रेशन होगा हमारा फाई, तो हमारा फाई कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी, है ना। ई डॉट कितना बोलो, डी ए हो जाएगा। अब यहाँ पे करना होगा आपको, यहाँ पे लिखना होगा, ऐसा करना होगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि हमने जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो एक बंद फिगर का कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं बोलो, एक बंद फिगर का कर रहे हैं ना। तो हम लोग इसको लिखेंगे फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी, है ना। तो हमने निकाल लिया कि इस पूरे पृष्ठ के कारण जो है वो विद्युत फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा, तो बोलेंगे क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी, ठीक है। चलिए और भी देख लेते हैं इसके बारे में क्या पॉइंट है। अभी यहाँ पे देखो, तो हमने यहाँ से फाई का मान तो निकाल लिया, है ना। तो फाई का मान हमने कितना निकाला है, तो फाई का जो मान है वो हमें मिल गया है ई ए कॉस थीटा, है ना। फाई का जो मान है वो हमें क्या मिला था बोलो, ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ से करना क्या है, यहाँ से आपको लेना है केस। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 जरा ध्यान देखना, केस नंबर 1 क्या है कि अगर मान लो कि हमारा थीटा का मान जो है वो 0 डिग्री है ना। थीटा का मान अगर 0 डिग्री है तो जरा बताइए कि कॉस 0 डिग्री कितना होता है, तो कॉस 0 डिग्री होता है 1। कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1। तो जरा बताओ यहाँ से कि फाई क्या हो जाएगा, फाई क्या हो जाएगा, तो फाई होता है ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा मतलब कि कॉस 0 डिग्री, और यहां से हमें मिल जाएगा फाई का वैल्यू ई ए, है ना, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो अगर थीटा का वैल्यू अगर 0 डिग्री है तो हमारा फ्लक्स कितना होगा, वो ई ए हो जाएगा। उसी तरह से अगर मान लो केस नंबर हम 2 लेते हैं, यहाँ पे केस नंबर अगर हम 2 ले ले, केस नंबर दूसरा अगर देखेंगे तो केस नंबर दूसरा को जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे केस नंबर दूसरा क्या है कि यहाँ पे हम लोग थीटा का वैल्यू, यहाँ पे हम लोग थीटा का वैल्यू जो है वो 90 लेते हैं। अगर थीटा का वैल्यू 90 है तो जरा बताओ यहाँ से कि cos 90 का मान कितना हो जाएगा, तो cos 90 का मान जो है वो होता है 0। तो cos 90 0 है तो जरा बताइए कि फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो फ्लक्स होता है ई ए cos थीटा, और cos थीटा कहने का मतलब 90, और cos 90 कितना होता है 0, तो फ्लक्स का मान भी कितना आ गया हमारा 0 आ गया, है ना। तो हमने यहां से देख लिया कि अगर फाई का मान, अगर थीटा का मान 90 है तो फ्लक्स का मान कितना आ गया बोलो 0 आ गया। उसी तरह से एक केस आपको और लेना होगा, और केस नंबर कौन सा 3। तो केस नंबर 3 देख लीजिए आप यहां से, केस नंबर 3। तो केस नंबर 3 इसको चेंज कर देते हैं, केस नंबर 3। तो केस नंबर 3 क्या है, केस नंबर 3 में आपको करना है थीटा का मान ले लेना है 180 डिग्री। अगर थीटा 180 डिग्री है तो जरा बताओ कि cos 180 का मान कितना होगा। cos 180 डिग्री का मान अगर किसी को ना याद है तो जरा बता दे, cos 180 का मान जो होता है वो माइनस का 1, माइनस का कितना होता है बोलो 1 होता है। तो यहां से बताइए कि फाई जो है आपको कितना मिल जाएगा, फाई जो है आपको मिल जाएगा ई ए cos 180 डिग्री, और cos 180 का मान कितना होता है बोलो -1। तो यहां से आ जाएगा माइनस का ई ए, है ना, यहां से हमारा आ जाएगा माइनस का ई ए, ठीक है। तो यहां पे आप देखो, यहां से यहां पे अब देखो कि फ्लक्स का मान 0 डिग्री है तब कितना आ रहा है बोलो ई आ रहा है। इसका मतलब ये मैक्सिमम है ना। तो ये हमारा हो गया मैक्सिमम, तो ये हमारा मैक्सिमम फ्लक्स है। तो मैक्सिमम फ्लक्स हमें कब मिलेगा, जब हमारा थीटा का मान कितना होगा 0। अब ये हमारा है माइनस में ये, है ना, तो ये हमारा हो गया मिनिमम। तो मिनिमम फ्लक्स हमें कब मिलेगा, तो मिनिमम फ्लक्स हमें तब मिलेगा जब थीटा का मान कितना होगा बोलो, जब थीटा का मान होगा 180 डिग्री। तो थीटा का मान अगर है तुम्हारा कितना 0 डिग्री तब मैक्सिमम फ्लक्स होगा, और थीटा का मान 180 डिग्री तो मिनिमम फ्लक्स होगा। अगर थीटा का मान कितना हो जाए बोलो 90 डिग्री तो फ्लक्स का मान कितना होता है बोलो 0 होता है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे एक पॉइंट और भी जान लो नोट में करके, ये पॉइंट आपको नोट में करके लिख लेना है। ये नोट में क्या करके लिखना है जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे नोट में तुम्हें करना ये है कि यहाँ पे आप देखो कि अगर मेरा थीटा का मान, केस नंबर 1 देख लो, अगर हमारा थीटा जो है
वो 0 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है। हमारा जो थीटा है वो 0 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है ना। तो 0 डिग्री से बड़ा 90 डिग्री से छोटा जो है वो, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री, और घूम गए तो 360 डिग्री। इसको बोलते हैं फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं फोर्थ। ठीक है ना। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है ना, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, इसमें टैन पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक है। अब जरा ध्यान दो कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। और फर्स्ट में जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सारा का सारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है कि cos थीटा जो है वो भी कैसा होगा बोलो, पॉजिटिव होगा। तो अगर थीटा मेरा 0 से बड़ा 90 से छोटा है तो इस कंडीशन में हमारा जो फाई जो है वो क्या होगा, बोलेंगे फाई का जो मान है वो भी कैसा होगा बोलो, पॉजिटिव होगा, है ना, धनात्मक होगा। ठीक है। दूसरा केस आपको ये देखना है कि अगर थीटा का मान 90 से बड़ा, 90 से बड़ा और 180 से क्या हो जाए बोलो, छोटा। तो अगर थीटा का मान 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो जाए तो वो कहाँ चले जाइएगा बोलो, सेकंड में। और सेकंड में सिर्फ साइन और कॉसेक जो है वो पॉजिटिव होता है, तो कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अगर कॉस का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो फाई का मान भी क्या होगा, नेगेटिव आएगा। तो हम यहां से लिखेंगे कि फाई का जो मान आएगा, यहां से फाई का जो मान आएगा वो कैसा होगा बोलो, नेगेटिव आएगा। तीसरा केस एक और ले लेते हैं कि थीटा अगर हमारा 90 डिग्री ही हो गया, थीटा कितना हो गया बोलो, 90 डिग्री हो जाए, तो इस केस में आपको अभी बताया कि फ्लक्स का जो मान है वो, फ्लक्स का जो मान है वो कितना हो जाता है बोलो, 0 हो जाता है। तो ये नोट में 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर थीटा जो है 0 से बड़ा 90 से छोटा है तो फ्लक्स का जो मान होगा वो पॉजिटिव होगा, और थीटा जो है 90 से बड़ा और 180 से छोटा है तो फ्लक्स का जो मान होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है। अगर थीटा हमारा 90 डिग्री है तो फ्लक्स का मान होगा 0। ठीक है। चलिए और भी देखते हैं हम लोग विद्युत फ्लक्स के बारे में। 2 पॉइंट देखना है, एक मात्रक और एक बीमा। तो सबसे पहले मात्रक देखेंगे तो हमें निकालना है फाई का मात्रक। तो हमें निकालना है फाई का मात्रक। तो फाई का मात्रक निकालना है तो आपको निकालना पड़ेगा ये कॉस थीटा का मात्रक, ये कॉस थीटा का मात्रक, क्योंकि फाई का मात्रक कहने का मतलब हमें निकालना होगा ए कॉस थीटा का मात्रक, क्योंकि फाई बराबर होता है ए कॉस थीटा। अब इसमें देखेंगे कि ये कॉस थीटा जो है वो तो एक नंबर है और नंबर का कोई मात्रक नहीं होता, तो बचा क्या हमारा, ई बचा, है ना। अब ई का मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। और क्षेत्रफल का क्या होता है बोलो, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। अब इसका एक और भी होता है, ध्यान दीजिए, विद्युत क्षेत्र का मात्रक एक और भी होता है, बताए थे आपको, वोल्ट पर मीटर, है ना, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो उसका एक और मात्रक होता है, क्या होता है बोलो, वोल्ट पर मीटर। और क्षेत्रफल का क्या होता है बोलो, मीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व कीजिएगा तो जरा बताइए क्या आएगा। तो सॉल्व कर देंगे तो हमारा 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट, तो ये हो गया हमारा वोल्ट मीटर। क्या बन गया बोलो, वोल्ट मीटर। अगर यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बोलो, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना, और बटा में पर कूलम, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो फाई का मात्रक हमने कितना बता दिया आपको, 2 बता दिया। एक हमने बताया आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और एक हमने बताया आपको वोल्ट मीटर, है ना। तो वोल्ट मीटर और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम जो है वो किसका मात्रक है बोलो, विद्युत फ्लक्स का। तो विद्युत फ्लक्स का आपको यहां से 2 मात्रक याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है, एक जो आपको मात्रक जो याद रखना है वो क्या याद रखना है, एक तो मात्रक आपको याद रखना है न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना, पर कूलम। और एक जो मात्रक याद रखना है वो क्या याद रखना है, वो जो मात्रक याद रखना है आपको वो याद रखना है वोल्ट मीटर। तो ये 2 मात्रक है विद्युत फ्लक्स का, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर। ठीक है। चलिए एक पॉइंट और है हमारा, विद्युत फ्लक्स का बीमा निकालना है। आप बताए थे कि
बीमा निकालने के लिए पहले आपको उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, और फॉर्मूला हमने बता चुका है ई ए कॉस थीटा, है ना। फ्लक्स का क्या होता है फॉर्मूला, ई ए कॉस थीटा। अब हमें फ्लक्स का निकालना है बीमा, मतलब कि हमें इसका निकालना होगा बीमा। तो जिसका भी बीमा निकालना होता है उसको आप बॉक्स में बंद कर दीजिए। तो हमने इसको बॉक्स में बंद कर दिया। अब हमें निकालना होगा ई का बीमा, और हमें निकालना होगा ए का बीमा, और कॉस थीटा का कोई बीमा नहीं होता क्योंकि कॉस थीटा जो है एक संख्या है। तो ई क्या है, विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र का आपको बीमा बताया था। अगर न याद है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहां देख लो। ई बराबर क्या होता है, एफ बाई क्यू, और फोर्स है ना, फोर्स का होता है एम एल टी माइनस में 2, और क्यू मतलब कि आई टी, है ना। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, जरा देखो बोर्ड पे। वहां से एम ऊपर में अकेला है, एम आ जाएगा, एल भी अकेला है तो एल आ जाएगा, और टी ये ऊपर जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, और ये आई ऊपर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। तो हमने यहां से किसका लिख दिया, बोलो विद्युत क्षेत्र का मात्रक। ए क्या है, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का जो बीमा है, क्षेत्रफल का जो बीमा है वो क्या होता है, बोलो एल स्क्वायर, है ना। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो क्या बचेगा, बोलो। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें यहां से मिल जाएगा, देखो एम तो है ही नहीं, एम आ गया पहले, एल यहाँ पे है और एल यहाँ पे है, 1 और 2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 और 1 और 2 3 हो जाएगा ना, यहाँ पे 1 है, ठीक है। चलिए टी को देख लेते हैं, टी का मतलब टी यहाँ पे 3 है, और आई कितना है यहाँ पे, माइनस का 1 है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आपको बता दिया है विद्युत फ्लक्स का बीमा और विद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो आज हम लोग यहीं तक देखेंगे विद्युत फ्लक्स का। तो आज के हमने इस लेक्चर में क्या देखा है कि विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होता है, और विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स से का मात्रक क्या होता है, और विद्युत फ्लक्स का बीमा क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे की ओर चलेंगे, ठीक है। तो आगे की ओर हम लोग देखने वाले हैं अगले बार में इलेक्ट्रिक डायपोल को, जिसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। चलिए, तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंचे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ।